जब एक लड़की जो टिकट चेक कर रही थी, वो टीटी होती है। जब वो टिकट चेक कर रही थी तो उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है, मैडम एक मेरी बात सुनिए कि मुझे मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे सीट की ज़रूरत है मैडम, प्लीज़ देख लीजिए। तो वो टीटी पीछे की तरफ नहीं देखती, ऐसे बोलती ठीक है मैं देखती हूँ, आप थोड़ा सा वेट करिए, आप अपनी सीट पर बैठिए, मैं वहीं सीट पर आपके आती हूँ। उसके बाद वो सभी लोगों की टिकट चेक करती है और उस व्यक्ति के पास जाती है जो व्यक्ति उससे बोल रहा था कि मैडम ये मेरी टिकट चेक कर लीजिए, अगर कोई सीट हो तो मुझे दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और दिल्ली जाना है मुझे। जिस पुरुष ने उस बोला था वहीं पर उस पुरुष के पास वो पहुंचती है और जैसे ही वो सीट पर जाती है और सीट पर जाते ही जैसे ही उस व्यक्ति को देखती है, उस व्यक्ति को देखने के बाद और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो भौचक्की रह जाती है और जो वो आदमी होता है वो भी भौचक्का रह जाता है और बोलता है कि तुम, तो जो टीटी बोलती है, टीटी होती है, वो बोलती है कि तुम। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा, शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर इस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लड़की जिसका नाम रीता होता है, वो बेहद ही खूबसूरत होती है, पढ़ने में बहुत होशियार होती है। रीता के जो पिता होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं और बड़ी मुश्किल से फल का ठेला लगाते हैं और किसी तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं। जो भी पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों में किसी तरीके से उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। रीता जो होती है, इसका एक भाई एक बहन, टोटल 3 लोग होते हैं और माँ बाप, कुल मिलाकर घर में 5 लोग होते हैं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रही होती है। क्योंकि दूर के किसी रिश्तेदार ने रीता के पिता को बताया था कि एक लड़का है जो बाबू बन गया है, सरकारी बाबू, और उसको एक अच्छी सुंदर लड़की चाहिए, उसको ज़्यादा दहेज वहेज उसको नहीं चाहिए। तो वो जो रीता का पिता होता है वो सोचता है कि चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी जो रीता है पढ़ने में काफ़ी तेज है और सुंदर भी है, तो चलो मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, शायद अगर बात बन जाती है तो मैं शादी कर दूंगा। उसके बाद रीता के पिता उस लड़के को देखने जाते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस लड़के से मिलते हैं। मिलने के बाद बातचीत होती है, चाय पानी होता है और लड़के की माँ वहीं पर बैठी होती है। तो लड़का बोलता है जी हमें दहेज नहीं चाहिए, अगर हमें बस एक अच्छी लड़की मुझे मिल जाए, मुझे ज़्यादा दहेज वहेज की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मगर जो लड़के की माँ होती है वो थोड़ी सी लोभी होती है और लालची होती है। दोस्तों, हमारे समाज में दहेज का एक बहुत बड़ा प्रचलन चलता है। जब किसी को दहेज देने की बारी आती है तो दहेज का विरोध करना शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी टीके हाँकना शुरू कर देता है, दहेज नहीं देना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब उसको दहेज लेने की बात आती है तो वो पूरा मुंह फाड़ कर दहेज मांगना शुरू कर देता है। यही हमारे समाज की सच्चाई है। कई लोगों के बीच ऐसा ही देखा गया है और सुना गया है कि जब दहेज लेना होता है तो वो लपक के दहेज ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनको शिष्टाचार और मानवतावाद, दुनिया भर की बातें, वो दुनिया भर की बातें बताते हैं जो उनको देना पड़ता है। अब चूंकि सरकारी नौकरी की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, जो भी लड़का सरकारी नौकरी में लग जाता है तो लोग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक देने को तैयार हो जाते हैं। जो लड़के की माँ होती है वो लालची टाइप की होती है, उसको लगता है कि जो मेरा बेटा है इसने जो नौकरी पाई है तो अब मुझको दहेज मिलना ही चाहिए। जो रीता के पिता होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। लड़का देखकर आते हैं और घर आने के बाद जवाब का इंतजार करते हैं, लड़के वालों का क्या जवाब होगा, क्या नहीं होगा। इसके बाद लड़के वाले के घर में जो माँ होती है वो कहती है कि मुझे रिश्ता नहीं पसंद है, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती हूँ, लड़की अच्छी है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग शादी कर लेंगे, वो लोग हमारी हैसियत के नहीं है, हमारी हैसियत से नीचे हैं, ऐसे कैसे समाज में हम लोग उठ बैठ सकेंगे, और दहेज भी नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। इस तरह की जब बातें होती हैं तो लड़का, क्योंकि लड़के को वो लड़की रीता पसंद आ जाती है, इसलिए लड़का बोलता है कि नहीं मम्मी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी तरह निभा लूंगा, मैं तो कमा रहा हूँ ना, अगर मैं कमा रहा हूँ तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो लड़का अपनी माँ को समझाता है और माँ भी मन माने तरीके से ऐसे ही थोड़ा बड़ा ढुल्ल मुल्ल करके कहती है हाँ चलो ठीक है, जाओ जो तुम्हें करना हो करो जाके, हमसे मतलब नहीं है। इस तरीके से ये जो लड़का होता है इसका जवाब लड़की वालों तक पहुंचता है कि हाँ शादी के लिए तैयार हैं, और किसी तरह फिर बातचीत होती है। जब बातचीत होती है जो रीता के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हो सकेगा मैं करूँगा,
और जितना ज़्यादा दहेज देने की कोशिश हो सकती है वो मैं दूंगा और धूम साहब से शादी करूंगा, क्योंकि अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने भी बहुत सारे पैसे बचाए थे। बारात का अच्छी तरीके से मैं स्वागत करूंगा। और जो लड़के की माँ होती है उससे रीता के पिताजी हैं वो कहते हैं कि माता जी बस आप निभा लीजिएगा, मैं किसी तरीके से बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा, आपका समाज में कहीं भी सर नीचे नहीं होगा। इस तरीके से बात आगे बढ़ती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी ब्याह होता है, बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है और रीता के पिता से जितनी ज्यादा कोशिश हो सकती थी उसने उतना ज्यादा पैसा और दहेज दिया था। शादी जब हो जाती है तो विदाई हो जाती है और जो माँ थी, लड़के की माँ, वो कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। लड़के का नाम मनोज होता है। जब ये मनोज जो है ये रीता को ब्याह कर अपने घर ले आता है, अब कुछ दिन तक ये बहुत अच्छा समय चल रहा होता है। ये जो समय बीतता है ये बहुत ही प्यारा होता है। रीता और मनोज दोनों लोग साथ में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। और रीता भी पूरी मेहनत, मन, लगन और कर्म से अपने पति का और अपने माँ बाप का और अपने सास ससुर का ख्याल रख रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद चेंज आने लगता है। जो रीता की सास होती है यानी कि मनोज की जो माँ होती है, वो माँ उस रीता को ताने दिया करती थी कि तुम्हारे पिता ने इतना जरा सा सामान दे दिया है, समाज में बेइज्जती करवा दी है, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। ये मेरा लड़का तुमको पसंद करके ले आया, नहीं तो मैं तुमसे कभी भी अपनी बेटी की शादी ना करती। इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं और जो मनोज की माँ होती है यानी कि रीता की जो सास होती है वो उसको टॉर्चर करती रहती है। जो रीता होती है वो उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती है और आया राम गया राम करके नेगलेक्ट कर देती है, नजरअंदाज कर देती है। चलो ठीक है, सास है, बोल रही होंगी, होता है, हर सास ऐसी ही होती है। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता रहता है और हर दिन किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी काम पे जो उसकी सास होती है वो उसको कोई ना कोई ताना दिया करती थी और ताना घूम फिर के वही होता था कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया है। इसके बाद लगातार जब इस तरीके की बात होने लगती है तो रीता अपने पति मनोज से कहती है कि देखिए, आपकी माताजी जब देखो तब इसी तरीके की बात करती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे चलाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए, और कभी मेरे पिताजी को कुछ बोलेंगी, कभी मेरे माताजी को कुछ बोलेंगी। अगर हम लोग गरीब हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं आपका और आपके परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ आपके लिए। जब ये सब बातें होती हैं तो जो मनोज होता है वो कुछ दिन तक नजरअंदाज करता है, लेकिन जब ये बात डेली की हो जाती है और रीता को जब रोज उसकी सास टॉर्चर करती थी, कभी किसी बात को लेकर, कभी कोई काम सही से नहीं कर पाती थी तब भी वो यही बोलती थी कि तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। इस तरीके से जब एक दिन बहुत ज्यादा बात बढ़ गई तो रीता भी अपने सास से जबान लड़ाने लगती है और उसको भी जवाब देने लगती है, क्योंकि उसके बर्दाश्त से चीजें अब बाहर हो चुकी थी। धीरे धीरे जब गुस्सा बढ़ता जाता है और वो दोनों सास और बहू आपस में लड़ने लगती हैं, तो इसके बाद वो जो उसका पति होता है वो मनोज वहीं पर मौजूद होता है। वो जाता है और रीता के एक कंटाप मार देता है। जैसे ही रीता के कंटाप पड़ता है तो रीता रोती है और अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद गुस्से में इधर उधर देखती है और जो नींद की गोलियां वहां पर रखी थी वो नींद की गोलियां उठाती है और जितनी हाथ में आती है पूरी गोलियां खा लेती है। जैसे ही वो गोलियां खा लेती है तो चीख पुकार मच जाती है। अब चूंकि उसने दरवाजा अंदर से बंद किया गया था, बंद किया हुआ था, इस वजह दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो दरवाजा उसका पति जो है वो किसी लोहे की रॉड के माध्यम से दरवाजे को तोड़ता है। दरवाजे को तोड़ने के बाद रीता को बाहर निकालता है। आनंद फानंद में उसको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ती जाती है। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर साहब उसको देखते हैं, उसका इलाज शुरू होता है। इलाज होने के बाद लगभग एक हफ्ते तक वो अस्पताल में रहती है और अस्पताल में उसके पिताजी आते हैं। तो वो पिताजी को देखकर रोने लगती है और कहती है, पापा मेरा जीना दुश्वार हो गया है, मैंने आपको कभी भी फोन करके नहीं बताया कि मेरे साथ यहाँ पर किस तरीके का सलूक होता है, मेरे साथ यहाँ पर क्या व्यवहार किया जाता है। पापा आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, आज मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो गया था, इस वजह से मैंने नींद की गोलियां खाई। मैं तो मरना चाहती थी, मर जाती तो मर जाती, मैं पता नहीं कहाँ से जिंदा रह गई और इस अस्पताल में आ गई। मैं आपको और आप अपने परिवार को कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती थी, अगर मैं मर जाती तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती।
जब इतना बात बोलती है तो जो रीता के पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, बताओ बात आखिर क्या है, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ इतने दिनों जो तुम मुझे बता नहीं सकी और बात इतने से इतना बढ़ चुकी। फिर रीता बताती है और पूरा वाकया बताती है शुरू से लेकर आखिरी तक। जो उसकी सास होती है वो बात बात पे ताने मारती है और जो उसका पति होता है वो साथ नहीं देता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पति होता है इसको वहाँ पे रीता का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपने जो जीवन संगी जिसको बनाया है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो महिलाएं सास होती है वो बहुत ज्यादा खराब व्यवहार करती है जो उनको नहीं करना चाहिए। और जब वो बहू बनकर आई थी तो उनके साथ जब खराब व्यवहार हो रहा था तो वो भी यही सोच रही थी, लेकिन जब उनको समय मिला तो उन्होंने तुरंत डोमिनेशन करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। मनुष्य का व्यवहार भी कुछ इसी तरीके का ही होता है कि जब अपने पे बात आती है तो उसको शिष्टाचार और कानून याद आता है, और जब दूसरे के ऊपर अत्याचार करने की बात आती है तो उसको आदमी सौंप देता है और उसको ऊपर खूब अत्याचार करता है। ठीक वैसा ही रीता की जो सास थी वो रीता के ऊपर कर रही थी। दोस्तों आप फिर से कहानी में वापस आते हैं। उसके बाद जब उसके पिता उससे बात कर रहे थे तो बोलती है कि देखिए पिताजी, मैं अभी अब अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ बहुत सारी प्रताड़ना मिलती है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ, मैं ये बात आपसे नहीं बता पा रही थी, लेकिन आज जब इतना सब कुछ हो चुका है तो आपको तो सब कुछ पता ही चल चुका है। तो इतने में पिताजी बोलते हैं बेटा ठीक है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तीसरे तुम भी हो, मैं यही सोच लूंगा कि तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। और अस्पताल से सीधे रीता के जो पिता होते हैं, जैसे रीता को आराम मिलता है उसको सीधे 1 हफ्ते के बाद अपने घर लेकर चले आते हैं, यानी कि रीता अब अपने मायके जा चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जो लड़का होता है यानी कि मनोज अपने ससुराल जाता है और रीता के माँ और पिताजी से बोलता है कि देखिए ससुर जी, खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही है और घर में सब इधर उधर हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है, रीता को आप मेरे साथ भेज दीजिए और मैं दोनों को समझा बुझा के किसी तरीके से बात बनाने की कोशिश करूंगा। तो रीता के जो पिता होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, देखिए भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रीता से बात कर लो, अगर वो जाना चाहे तो चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मनोज रीता के पास जाता है और दोनों को अलग कमरे में छोड़ दिया जाता है और बातचीत होती है। तो रीता से जब वो बोलता है चलो जो हो गया उसे भूल जाओ, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। तो रीता बोलती है क्या आप अपनी मम्मी को मना कर पाएंगे जो मुझे इस तरीके की बातें बोलती हैं? क्या आप अपनी माता जी को ये बात बोल पाएंगे कि मुझे इस तरह की आने ना दे? वो बोला कि नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कर सकता, वो बड़ी है और वो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन तुम इग्नोर करना, मैं अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब ये बात उसका पति बोलता है तो रीता कहती है देखिए इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा, आपको जब लगे कि आप अपने माता जी को संभाल सकते हैं या उनको समझा सकते हैं तभी मैं घर पे आऊंगी, ऐसे मैं घर पे नहीं आऊंगी। मैं सारा काम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद मुझे इस तरीके की दहेज को लेकर इस तरीके की बातें बोलती हैं माता जी, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मनोज कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मनोज के दिमाग में था कि आज नहीं तो कल घर पर आ ही जाएगी। जब ये मनोज अपने घर पर पहुंचता है खाली हाथ, तो जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि क्यों रीता नहीं आई? तो मनोज बोलता नहीं वो नहीं आई है, वो बोल रही थी कि अपने मम्मी को पहले समझाओ और तभी मैं आऊंगी। तो जो सास होती है यानी कि मनोज की माँ, वो बोलती है कि देखो ये लड़की ऐसी ही है, मैं तुमको बता रही थी कि तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है, और मैं तुमको पहले ही मना कर रही थी कि ऐसे घर में शादी ना करो, इन लोगों के बिल्कुल नक कटे हैं, इन लोगों का बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, ये लोग इसी तरीके से करते हैं। अब ये जो सास थी असल में इसके दिमाग में दूसरी लड़की चल रही थी, जो लड़की बहुत पैसे वाली थी, बहुत ज्यादा दहेज देती। उसके बाद उसकी माँ कहती है अगर ये लड़की आना ही नहीं चाहती है तो तुम इसके साथ रहने के लिए क्यों तो तुम एक काम करो, उसको तलाक दे दो, ये खुद ही अपना जो करना होगा करेगी, जो नहीं करना वो नहीं करेगी, क्या मतलब है तुमको? तो जो उसकी माँ होती है ऐसे बात बोलती है, तो जो मनोज होता है उसको भी कुछ कुछ ठीक लगता है कि माँ है तो ठीक ही कह रही होगी, और मनोज तलाक के पेपर उसके घर पर भिजवा देता है। जैसे ही तलाक का पेपर उसके रीता के घर पर पहुंचता है तो रीता के माँ बाप परेशान हो जाते हैं और रीता भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मगर रीता के दिमाग में एक बात आती है कि अभी शुरुआत में जब ये हाल है, जो भी 1 साल भी नहीं हो पाया है, 1 साल के बीच में ही यही हाल हो गया है, तो मैं पूरी जिंदगी इनके साथ कैसे बिता सकती हूँ? तो फटाफट रीता ने भी तलाक नामे पे साइन कर दिया और दोनों का तलाक हो जाता है। उसके बाद चूंकि रीता अपने घर पर रह रही थी, अपने मायके पे रह रही थी,
अब वो अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। रीता जो कि पढ़ी लिखी थी, उसने बीए किया था, ग्रेजुएशन किया था, और रीता पढ़ने में भी तेज थी। तो रीता कोचिंग जाना शुरू कर देती है और एक कोचिंग में अपना एडमिशन करवाकर रोज पढ़ाई करना, मेहनत से 6 घंटे 7-8 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे रीता का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है और पढ़ाई में वो और ज़्यादा तेज हो जाती है। और इसी बीच रेलवे में सरकारी नौकरी निकलती है टीटीई के पद पर। जब टीटीई के पद पर नौकरी निकलती है तो जो रीता होती है वो उस फॉर्म को भरती है। फॉर्म भरने के बाद रीता का रिजल्ट आता है। जैसे ही रिजल्ट आता है पूरे घर में खुशियों का माहौल हो जाता है। पिताजी होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, माताजी बहुत खुश होती है, उसके जो एक भाई एक बहन और होते हैं वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। और पूरे घर में, पूरी रिश्तेदारी में रीता का नाम हो जाता है कि एक ऐसी लड़की जो अपने सास से सताई हुई है, अपने घर आती है, अपने बाप के ऊपर बोझ न बन के अपने पैर पर खड़ी होती है और अपना जीवन चला रही है। रीता का बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है, पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। तो जो आसपास के जो लोग थे, जब वो रीता अपने घर पर आई थी तो उसके पिताजी को वो लोग ताने देते थे कि कैसा बाप है, जरा सी लड़ाई हुई तो अपनी बेटी को घर ले आया, कैसा बाप है, अपनी बेटी को अपने पास रखे है, बेटी का तलाक तक हो गया है, ना कहीं लड़का ढूंढ रहा है ना कुछ कर रहा है, कैसा बाप है। इस तरीके के बहुत सारे लोग उसको ताने देते थे रीता के बाप को। धीरे धीरे समय बीता और जैसे ही ये पता चला कि रीता का सिलेक्शन रेलवे के टीटी पद पर हो गया है तो वैसे ही उन सब लोगों का मन बदल जाता है। देखिए आप दुनिया कैसी है दोस्तों, जैसे ही उसको सरकारी नौकरी मिल गई तो वो फिर सबका चेहरा बदल जाता है और सारे लोग तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि रीता तो बहुत अच्छी थी। कोई बोल रहा था हम तो पहले से जानते थे कि रीता बहुत अच्छी है, रीता पढ़ने में बहुत तेज है, रीता बहुत अच्छी लड़की है। जैसे ही दोस्तों आदमी को सफलता मिलती है तो उसके पीछे तारीफ करने वाले लोगों की लाइन लग जाती है और ये तारीफ करने वाले वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा बुराई करते हैं। दोस्तों उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। दोस्तों फिर कहानी पर आते हैं। फिर जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो रीता को ज्वाइनिंग डेट पे ज्वाइन करने के लिए जो उसको ज्वाइनिंग डेट मिलती है उस ज्वाइनिंग डेट में वो वहां पर पहुंच जाती है। चूंकि रीता ने पूरे समाज में सब काम मुंह बंद करवा दिया था और वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि अपने पिता का सपना पूरा कर सके, पिता को खुश रख सके। रीता के जो पिता होते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो हमारी बेटी है जो पढ़ लिख गई और आज कितनी अच्छे मुकाम पर है। तो जो छोटे उसके भाई बहन होते हैं वो भी बोलते हैं कि मम्मी पापा जब मैं जैसे दीदी है वैसे ही मैं भी इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा और गवर्नमेंट जॉब पाऊंगा। और पापा आपको अब ठेला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही लगूंगा, अब तो दीदी भी कमाने लगी है तो आप अभी थोड़ा सा कम ठेला लगाया करो और जब मैं लग जाऊंगा तो आप बिल्कुल बंद कर देना, मैं भी अफसर बनूंगा। इस तरीके की बातें बोलता है तो पिताजी भी गदगद हो जाते हैं। अब चूंकि दोस्तों रीता ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी और वो अपनी नौकरी पर मजबूर हो जाती है तो इसी बीच में यात्रियों को टिकट चेक कर रही थी तो उसी समय पीछे से उसके कोई बोलता है कि मैडम मेरी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और क्या एक सीट मिल सकती है क्या, बहुत ज़्यादा परेशान है, दिल्ली जाना है। इस तरह की आवाज़ सुनती तो रीता पीछे पलट के देखती नहीं, ऐसे बोलती ठीक है रुको रुको हम देखते हैं, आप अपनी सीट पर बैठिए मैं आती हूँ वहीं पर, इस तरीके से बोलती है। तो जब ये वहां पर पहुंचती है जिस आदमी की सीट थी और उस आदमी के पास पहुंचती है तो उसको देखती है, जैसे देखती है अरे तुम, और रीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जो आदमी होता है उसकी भी सिट्टी गुम हो जाती है। वो जब रीता को देखता है अरे तुम यहाँ, इस तरीके की दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन होते हैं और आंखें फाड़ कर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लड़के को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफसोस होता है और खुशी भी होती है। और जो रीता होती है वो कहती है अरे आप कैसे हैं, तो वो बोलता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ और तुम कैसी हो, तो वो बोलती है मैं भी अच्छी हूँ, और क्या चल रहा है, क्या आपने कोई दूसरी शादी की, तो वो बोलता है हाँ मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरी माता जी ने एक लड़की देख रखी थी उसी से मेरी शादी तय कर दी थी और तुम्हारे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली है। वो जो मनोज होता है, मनोज के चेहरे पर एक बहुत बड़ा अफसोस दिखाई दे रहा था और जो रीता थी रीता के चेहरे में एक बहुत बड़ी खुशी दिखाई दे रही थी और खुशी के साथ साथ रीता को एक गम भी था कि मेरा जो ये पति था ये मुझसे छूट गया जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मगर क्या करें दोस्तों, ये जिंदगी है, जिंदगी कब किसको कहाँ ले जाए इसका कुछ पता नहीं। और जैसे ही रीता की नज़र उसकी सास पर पड़ती है वहीं पर जो सास लेटी हुई थी तो सास के पैर छूती है और कहती है माता जी आप कैसी हैं। तो जैसे ही वो पैर छूती है और माता जी का हालचाल लेती है तो वो जो माँ होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है बेटी
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे फिर भी माफी मांग रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुमको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, और आज ये जो तलाक हुआ ये केवल मेरी वजह से हुआ। मेरा बेटा तो तुमको बहुत ज्यादा चाहता था, इसमें जो डायन बनकर बीच में आई थी तो मैं ही आई थी। मतलब वो जो सास थी उसके चेहरे पर इतना ज्यादा गिला शिकवा था, क्योंकि वो रीता आज कामयाब हो गई थी। अगर रीता कामयाब ना होती, ये जो सास थी जैसे ये पहले गरिया रही थी वैसे ही रीता को बाद में भी गरियाती, लेकिन चूंकि रीता की नौकरी लग गई थी इसलिए सास भी उसके फेवर में तारीफ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पैसे की पावर को आप देखिए कि कोई आदमी जब किसी बड़े पद पर या बड़ा अमीर हो जाता है तो उसकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो कल तक उसकी बुराई कर रहे थे वही आज उसकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, यही दुनिया है और यही जिंदगी है। अब यहाँ से धीरे धीरे दिल्ली स्टेशन आता है और दिल्ली स्टेशन पर आकर वो जो रीता होती है वो आगे बढ़ जाती है टिकट चेक करने के लिए, और जो मनोज होता है दिल्ली स्टेशन पर उतर जाता है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये जो कहानी थी ये आपको कैसे लगी दोस्तों? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना या ऐसी सच्ची कहानी है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय बता सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटना मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।